very good morning, my dear students, and welcome you all once again to my channel Productive Studies Social Science with Sheetal Ma'am. Together we are targeting your CBSE board examination. आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका 9th क्लास से। मानो कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद एक कंटिन्यूएशन है ये चैप्टर आपकी राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, राइट। राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इस चैप्टर पे जाने से पहले मैं आपको इसके बारे में कुछ बताना चाहूंगी ताकि आपका एक कनेक्शन जो है वो एस्टैब्लिश हो जाए फ्रेंच रेवोल्यूशन के साथ। थोड़ा सा हम उसको रिकैपिटुलेट करेंगे और इस चैप्टर के बारे में भी थोड़ा सा जिस्ट देंगे ताकि आपको ये समझने में जो है इसको आसानी रहे। देखो, लास्ट ईयर जो आपने 2 चैप्टर्स किए हैं, रशियन रेवोल्यूशन एंड फ्रेंच रेवोल्यूशन, उसमें आपने हिस्ट्री के एक ऐसे फेज को देखा है जिसने वर्ल्ड हिस्ट्री को एक पूरा यू टर्न दे दिया। इज इट क्लियर? क्योंकि देखो, आप इससे पहले आपने पहले एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में पढ़ा, फिर मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में पढ़ा, जिसमें आपने इंडिया और ब्रिटिश रूल के बारे में जाना, और अब आप 9th और 10th क्लास में यू आर स्टडिंग अबाउट वर्ल्ड हिस्ट्री। क्लियर? तो ये जो 2 मूवमेंट्स रही, एक फ्रेंच रेवोल्यूशन और एक रशियन रेवोल्यूशन, जिसको कि हम फ्रेंच रेवोल्यूशन को हम कहते हैं एग्रीगेरियन रिवोल्ट और रशियन रेवोल्यूशन को हम कहते हैं इंडस्ट्रियल रिवोल्ट। क्लियर? वो हम इसलिए कहते हैं क्योंकि एक्सक्यूज मी, जो आपका फ्रेंच रेवोल्यूशन था वो पीजेंट्री से रिलेटेड था, वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड था। 90% ऑफ पॉपुलेशन जो है सप्रेस की जा रही थी बाय द 10% ऑफ द पीपल हु वर बिलोंगिंग टू द हायर क्लासेस ऑफ द सोसाइटी। और जहां तक आपके रशियन रेवोल्यूशन का सवाल है, आपका रशियन रेवोल्यूशन जो है वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस वहां पर शुरू हो चुका था। लोग जो हैं एग्रीकल्चर सेक्टर से माइग्रेट होके, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर में आपने देखा बहुत सी प्रॉब्लम्स रहती हैं, लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज, सवियर वेदर कंडीशन, क्रॉप फेलियर्स, और जब मेजॉरिटी आपकी जो है वो पुअर फार्मर्स है, तो एग्रीकल्चर से जो है पूरी सस्टेनेंस नहीं मिल पा रही थी, जिस वजह से लोग माइग्रेट हो रहे थे आपके सेकेंडरी सेक्टर की तरफ, वो है इंडस्ट्रीज की तरफ। क्योंकि उस वक्त पे आप देखिए, एक तरफ आपका नेशनलिज्म का प्रोसेस चल रहा था और नेशनलिज्म के साथ साथ आपके 2 और प्रोसेसेस चल रहे थे, जो था प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन। और आप देखेंगे कि ये दोनों प्रोसेसेस जो है पैरेलल है एक दूसरे के। अब देखिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन आ रही है, इंडस्ट्रियलाइजेशन में लोग जो हैं वो एग्रीकल्चर सेक्टर से माइग्रेट हो रहे हैं इंडस्ट्रीज की तरफ, और इंडस्ट्रीज जो है वो उस वक्त मेनली सिटीज में डेवलप हो रही थी, और सिटी की तरफ जो है लोग अर्बनाइज सेक्टर में रहने के लिए जा रहे थे। लेकिन क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस स्लो अकर कर रहा था, इतनी जॉब्स नहीं क्रिएट हो पा रही थी जितने लोग जा रहे थे जॉब्स की तलाश में, इसलिए अर्बनाइज्ड एरिया में लार्ज स्केल पीपल जो हैं वो बहुत ही मिजरेबल कंडीशंस में रहने के लिए मजबूर हो रहे थे। और उन्हें, अब आप देखिए, मार्केट का नॉर्म है ना कि जब आप किसी चीज को डिमांड करते हो और वो चीज आपको डिमांड से ज्यादा सप्लाई हो जाती है, डिमांड कम हो रही है, सप्लाई ज्यादा हो रही है, तो उनकी वेजेस जो है, उनके प्राइसेस जो है वो कम हो जाएंगे। यही केस आपका रशियन रेवोल्यूशन में भी हुआ कि आपके जो लेबर की वेजेस, लेबर की जो सप्लाई है वो बहुत ज्यादा हो रही है। लोग एग्रीकल्चर सेक्टर को छोड़कर इंडस्ट्रियलाइजेशन में, इंडस्ट्रीज में काम करने के लिए आ रहे थे, जिस वजह से डिमांड जो है कम थी, सप्लाई जो है ज्यादा थी। पीपल वर मूविंग अराउंड इन द सिटीज अनएम्प्लॉयड थ्रू आउट द डे, और उनकी वेजेस जो हैं बहुत कम थी, मिजरेबल कंडीशंस में वो लोग रह रहे थे। तो जहां फ्रेंच रेवोल्यूशन में एग्रीकल्चर की वजह से रिवोल्ट होता है, क्योंकि आपकी सोसाइटी जो है वो बटी हुई है 3 हिस्सों में, फर्स्ट एस्टेट, सेकेंड एस्टेट, थर्ड एस्टेट। इसमें आपके क्लर्जीज आ जाते हैं, इसमें आपके नोबिलिटीज आते हैं, इसमें आपका जो पीजेंट्री आ जाता है। और क्योंकि सप्रेशन हो रहा है 10% पॉपुलेशन द्वारा और सप्रेस किए जा रहे हैं 90%
10% पीपल, एंड देयरफॉर जब 90% मेजॉरिटी एक तरफ है और 10% एक तरफ है तो रिवोल्ट तो अकर करना ही था। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन को कहा जाता है एग्रीकल्चरल रिवोल्ट। और इंडस्ट्रीज में आपने देखा कि मिजरेबल कंडीशन, जिस तरीके से ये वर्कर्स रह रहे थे सिटीज में, इनको अल्टीमेटली इन्हें रिवोल्ट करना पड़ा। एक छोटा सा कारण जो आयरन पुटिलॉव में अकर किया, उसकी वजह से सारी इंडस्ट्रीज में लॉकआउट हो गया एंड अल्टीमेटली इट वाज अ रेवोल्यूशन। क्लियर? तो इंपॉर्टेंस आप समझिए इन दोनों रेवोल्यूशंस की, फ्रेंच और रशियन रेवोल्यूशन। इन्होंने जो आपकी वर्ल्ड हिस्ट्री है उसको एक यू टर्न दे दिया। अब यू टर्न किस तरीके से दे दिया, अब आप इस बात को समझिए। देखिए, पहले जो है आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपको नेशनलिज्म इन यूरोप और फ्रेंच सोसाइटी के, चलो फ्रेंच रेवोल्यूशन तो हो गया, अब नेशनलिज्म इन यूरोप को समझने में बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, क्योंकि इसी के ऊपर सारा बेस है चैप्टर के। अल्टीमेटली ये रेवोल्यूशंस आकर कर क्यों रहे थे। क्लियर? तो आप कहीं ना कहीं इस बात को समझो कि आपका जब नेशनलिज्म इन फ्रांस, जो आपका फ्रेंच रेवोल्यूशन है, फ्रेंच रेवोल्यूशन के आने से पहले, अब इंडिया में भी वही आपको पैटर्न देखने को मिलेगा, इसलिए आप देखिए नेशनलिज्म यहाँ पर भी सेम पैटर्न पे अकर किया। और आपका अगर आपको याद हो, फ्रेंच रेवोल्यूशन चैप्टर में एक क्वेश्चन है कि व्हाई फ्रेंच रेवोल्यूशन इज कंसिडर्ड टू बी अ लेगेसी फॉर द इंटायर वर्ल्ड। एक इंस्पिरेशन के तौर पे फ्रेंच रेवोल्यूशन क्यों उभर के आया। तो आप इस बात को समझिए कि किस तरीके का पैटर्न था आपकी सोसाइटी का। आपकी सोसाइटीज जो थी डायनेस्टिक रूल्स के अंडर आ रही थी, डायनेस्टिक सक्सेशन, दैट मीन्स राजा महाराजा, मोनार्कियल रूल्स के अंडर आपकी सोसाइटी चली हुई थी। अब राजा महाराजा के अंडर होने की क्या प्रॉब्लम थी? ऐसा नहीं है कि हर राजा जो है वो अपने जो उनकी प्रजा है उनको ठीक से नहीं रखता, अच्छे से भी रखता था, तो अच्छे राज्य भी रहे। लेकिन मेजॉरिटी आप फ्रांस की बात करें या रशिया की बात करें तो वहां पर आप देखिएगा जो मोनार्कियल रूल था वो डिस्पोटिक था। क्लियर? वो डिक्टेटरशिप करते थे, उन्हें अपनी प्रजा की गुडविल से, उनके अच्छे रख रखाव में कोई इंटरेस्ट नहीं था। और आप देखिएगा कि मेन प्रॉब्लम कहाँ थी कि कोई भी क्लियर कट बाउंड्रीज नहीं थी। आज क्या होता है, आज हम इंडिया को एक कंट्री के तौर पे जानते हैं और हमें पता है कि इंडिया की एक प्रॉपर बाउंड्री है। ऐसे ही आप यूएसए की बात करें, आप रशिया की बात करें, आप फ्रांस की बात करें, जर्मनी की बात करें, किसी भी कंट्री की आप बात करें, तो आज हमारे पास क्लियर कट पॉलिटिकल बाउंड्रीज है, जिन पॉलिटिकल बाउंड्रीज को कोई भी कंट्री ओवरलुक नहीं कर सकती। ना हम किसी की बाउंड्री में एंटर कर सकते हैं, ना कोई हमारी बाउंड्री को एनक्रोच कर सकता है। क्लियर? लेकिन पहले क्या होता था कि पहले कंट्रीज नहीं होती थी, पहले सिर्फ रीजन्स हुआ करते थे। अब रीजन्स होने की क्या प्रॉब्लम थी कि कोई क्लियर कट बाउंड्री तो है नहीं, एक एरिया है वो एक राजा के अंडर है, उसके ऊपर किसी राजा ने अटैक कर लिया, वो हार गया तो वो रीजन भी उसके अंडर आ जाएगा, वो जीत गया तो वो रीजन वो पहले वाले राजा का भी उसके अंडर आ जाएगा। तो ये एनेक्सेशन की पॉलिसी चलती रहती थी कि जब जिसका मन किया किसी पे भी अटैक करके उसका राज्य जो है अपने अंडर वो ले लेते थे। तो जितना पावरफुल आपका राजा है उतना ही आपके मतलब आपका किंगडम उतना बड़ा रहेगा। क्लियर? तो ये रीजन्स जो थे उस वक्त पे इनकी वजह से मेनली कोई क्लैरिटी नहीं थी, कुछ भी कोई प्रॉपर पॉलिटिकल बाउंड्रीज नहीं थी। और लोगों को जो है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि लोगों को जो है कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी अगर वो सुपीरियर क्लासेस को बिलोंग नहीं करते थे। एंड people were not considered as the citizens of the country, they were only known as the subjects of the king। मतलब कि मैं तुम्हारा राजा, तुम मेरी प्रजा, एक सिर्फ ये बात थी जो लोग जानते थे। इसके अलावा लोग अपने राइट्स के बारे में कुछ नहीं जानते थे, अपने पॉलिटिकल राइट्स, सोशल राइट, इकोनॉमिक राइट्स, इनके बारे में उन्हें सिर्फ उतना पता था जितना राजा जरूरी समझता था उनको बताना। तो एक तरह की डिस्पोटिक गवर्नमेंट्स जो थी मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंडर, इसलिए जो है आप देखिएगा कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद, क्योंकि फ्रांस बहुत ही छोटी कंट्री थी, फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद बहुत से ऐसे कंट्रीज को लगा
क्योंकि उसी टाइम पे आप देखिएगा जब फ्रांस भी डिवाइडेड था रीजन्स में, उसी टाइम पे ब्रिटिशर्स भी अलग अलग कंट्रीज को कॉलोनाइज कर रहे थे। तो जब फ्रांस ने अपने आप को लिबरेट किया तो फ्रांस से बहुत सारे कंट्रीज ने एक इंस्पिरेशन ली कि अगर फ्रांस जैसी छोटी कंट्री अपने आप को लिबरेट कर सकता है और वहां पे एक अच्छी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, चाहे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो या प्रॉपर डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की हो, अगर कोई भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एस्टैब्लिश कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। इसलिए फ्रेंच रेवोल्यूशन को एक इंस्पिरेशन टू द इंटायर वर्ल्ड माना जाता है। और उसके बाद आप देखिएगा कि कैसे एक के बाद एक के बाद एक के बाद अलग अलग देश, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स, पूरा का पूरा वर्ल्ड जो है एक डेमोक्रेटिक या पार्लियामेंट्री या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की तरफ जो है चलता चला गया। इसलिए आप कहीं ना कहीं इस बात को समझिए कि फ्रेंच रेवोल्यूशन और रशियन रेवोल्यूशन जो था, ये दो ऐसे रेवोल्यूशन है जिन्होंने आपकी पूरी हिस्ट्री को ही बदल के रख दिया, एक पूरा यू टर्न हिस्ट्री को दे दिया। मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स या मोनार्कियल रूल का जो है एंड हो गया और एक के बाद एक की देखा देखी पूरे वर्ल्ड में आपको कहीं ना कहीं जो है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स एस्टैब्लिश होती हुई नजर आई। इज इट क्लियर? तो कहीं ना कहीं आप देखोगे कि मॉडर्नाइज्ड स्टेट्स का कॉन्सेप्ट तो चल ही रहा था। मॉडर्नाइज्ड स्टेट मतलब कि सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी, सेंट्रलाइजेशन मतलब जब सारे पावर्स एक ही के अंडर है। तो मॉडर्न स्टेट का कॉन्सेप्ट तो चल ही रहा था, लेकिन फ्रेंच रेवोल्यूशन ने इग्नाइट किया, इंस्पायर किया नेशन स्टेट के कॉन्सेप्ट को। अब नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट क्या था? नेशन स्टेट का मतलब था कि एक क्लियर कट बाउंड्री के साथ आपकी अपनी कंट्री हो, आपके जो लोग हैं वहां पे उनमें एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस होनी चाहिए। वो सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस हो सकती है आपके कल्चर से आए, आपके ट्रेडिशन से आए, आपके कॉमन स्ट्रगल से आए जो आप अपने देश के लिए कर रहे हो। Is it clear? This is the basic thing which I wanted you to know before getting into the chapter. और सोसाइटीज अगर आप देखेंगे, चाहे वो रशियन रेवोल्यूशन था, चाहे वो फ्रेंच रेवोल्यूशन था, या अब आप यूरोप में अलग पार्ट में मूव करने वाले हो, तो आप देखिएगा कि एरिस्टोक्रेसीज हर जगह पे एक जैसी थी। जो लोग हैं वो डिफरेंट स्ट्रेटा ऑफ द सोसाइटी में बटे हुए थे, और कहीं ना कहीं जो ये बंटवारा था सोसाइटीज का, जो डिवीजन था, यही मेन कारण था कि इन रेवोल्यूशंस का अकर होना लाजमी बन गया। आप इंडिया की बात कर लो, इंडिया में क्या हो रहा था? इंडिया में भी सप्रेशन की पॉलिसी हो रही थी, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी हो रही थी। तो जहां सप्रेशन होगा वहां रिवोल्ट होना ही होना है। तो दिस वाज द जिस्ट अबाउट फ्रेंच रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन एंड फ्रेंच रेवोल्यूशन। आपका जहां पे चैप्टर एंड होता है दैट इज नेपोलियन राइजिंग टू द पावर। अगर आपको याद हो कि एग्जीक्यूटिव बॉडी बनाई गई थी 5, जैकोबियन क्लब जब सक्सेसफुल नहीं हुआ, रॉबस्पियर गवर्नमेंट जब सक्सेसफुल नहीं हुई, 1 साल का उसका जो रेन ऑफ टेरर का पीरियड कहा जाता है, उसके बाद 5 मेंबर्स की एग्जीक्यूटिव बॉडी बनाई गई थी। वो लोग भी आपस में लड़ झगड़ रहे थे और कोई भी उनके मतलब पावर्स को वो तरीके से हैंडल नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से एक वैक्यूम क्रिएट हो गया और उस वैक्यूम का फायदा उठाया नेपोलियन ने। नेपोलियन रोज टू द पावर, और यहीं पे आप देखिएगा कि पूरी स्ट्रगल फ्रेंच रेवोल्यूशन की मोनार्कियल रूल को एंड करने के लिए स्टार्ट की गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं नेपोलियन के पावर में आने से दोबारा से वहां पे मोनार्की एस्टैब्लिश हो गई थी। लेकिन नेपोलियन का आना और एक मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो नेपोलियन से पहले, फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले एग्जिस्ट करती थी, उसमें बहुत डिफरेंसेस थे। तो कहीं ना कहीं नेपोलियन ने बहुत कुछ ऐसा इंट्रोड्यूस किया जिसने सोसाइटी को चेंज करने में मदद की, और यही सब अब हम नेशनलिज्म इन यूरोप में पढ़ेंगे। इज इट क्लियर? सो लेट अस गेट ऑन टू द चैप्टर दैट इज योर नेशनलिज्म इन यूरोप। सबसे पहला आप देखिएगा, ये आपका जो टॉपिक है वो है यूटोपियन विजन ऑफ फ्रेडरिक सोरियू। क्लियर? ये पिक्चर जो है आपको आपके फर्स्ट पेज पे दिखाई गई है। सबसे पहले मीनिंग समझो, यूटोपियन विजन क्या होता है। और आप देखिए जिस वक्त फ्रेडरिक सोरियू ने ये पिक्चर क्रिएट की थी, उस वक्त पे अभी कंट्रीज लिबरेट नहीं हुई थी। क्लियर?
तो उसकी सोच जो है उस वक्त पे, पहले समझिए यूटोपियन विजन क्या होता है. यूटोपियन मीन्स विच इज फार फ्रॉम रियलिटी, विच इज नॉट पॉसिबल टू एग्जिस्ट. जैसे एक फैंटेसी वर्ल्ड होता है ना कि हम उसमें कुछ भी कर पाते हैं, तो वैसा ही आपका यूटोपियन विजन है जिसका होना जो है वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है. तो ये यूटोपियन विजन में जब हम इसको नरेट करेंगे तो हम समझेंगे कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल क्यों था, क्योंकि फेडरिक सोरियो ने ये पिक्चर बहुत पहले बना ली थी, नेशनलिज्म आने से पहले, और उस वक्त पे इस तरीके का कोई सिनेरियो होना जो है वो बहुत मुश्किल लगता था, इसलिए इसको यूटोपियन विजन कहा जाता है. क्लियर? यूटोपियन विजन ऑफ फेडरिक सोरियो 1848. Ideal society which is far from reality, which is impossible to exist. 1 मार्क में यूटोपियन विजन का अगर आपसे मीनिंग पूछा जाए तो दिस विल बी योर आंसर टू इट. क्लियर? अभी आप देखिए इस पिक्चर को जरा अगर हम ध्यान से देखें तो ये पिक्चर क्या कहती है. इसमें बहुत कुछ ऐसा बताया गया है जिसमें आपको कहीं ना कहीं समझ में आना चाहिए कि ये जो रीजन का कॉन्सेप्ट था ना, रीजन का कॉन्सेप्ट मतलब यहाँ का मैं राजा, इसके आगे के एरिया का तू राजा, इसके आगे के एरिया का तू राजा, फिर तू राजा. अगर मैंने अटैक कर दिया और मैं जीत गया तो तेरा राज्य भी मेरा ही. तो ये इस तरीके का कॉन्सेप्ट होता था, कोई क्लियर कट पॉलिटिकल बाउंड्रीज नहीं होती थी. क्लियर? तो इस पिक्चर में हम क्या देख पा रहे हैं, आप देखिएगा, देयर इज अ लॉन्ग क्यू, लोगों की एक लंबी कतार है जो कि एक डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, और उनकी डायरेक्शन क्या है, ये स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से आगे की तरफ निकल रहे हैं. क्लियर? सो सबसे पहले ओके, देन उसके बाद आप देखिएगा कि सबके हाथ में जो है इनके फ्लैग्स हैं, अलग अलग फ्लैग्स हैं. राइट? उसके बाद वी कैन सी कि यहाँ ग्राउंड पे कुछ मुनाक से जुड़ी हुई चीजें या फिर रॉयल्टी से जुड़ी हुई चीजें या फिर किंग से जुड़ी हुई चीजें जो हैं वो नीचे गिरी हुई हमें नजर आ रही है. ऊपर से हम देख पा रहे हैं कि सम एंजल्स एंड गॉड लाइक जीसस क्राइस्ट कैन बी सीन हियर, एंड सम एंजल्स कैन बी सीन जो कि दे आर गेजिंग अपॉन फ्रॉम द स्काई एंड दे सीम टू बी गिविंग देयर ब्लेसिंग. ऐसा लग रहा है जैसा अपना आशीर्वाद, इस नए चेंज को अपना आशीर्वाद देते हुए ऊपर से देख रहे हैं जो चेंज सोसाइटी में अकर कर रहा है. क्लियर एवरीवन? तो फ्रेटर्निटी का यहाँ पे मैसेज दिया हुआ है. स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, इनके हाथ में हम एक यहाँ पे टॉर्च देख पा रहे हैं, और कुछ यहाँ पे इनके हाथ में कुछ राइट्स जैसा कुछ स्क्रॉल जैसा नजर आ रहा है. क्लियर? तो अगर हम इस पिक्चर को, यहाँ पे आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन बनता है वो है आपका नरेशन ऑफ द पिक्चर ऑफ फेडरिक सोरियो, यूटोपियन विजन ऑफ फेडरिक सोरियो. 5 नंबर का क्वेश्चन आपका यहाँ से बनता है. आपने इस पिक्चर की जो 5 फाइंडिंग्स है आपको नजर आ रही है वो लिखनी है, उसको एक्सप्लेन करना है. आपका 5 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से सॉर्ट आउट हो जाता है. तो इस पिक्चर को हम नरेट करने की कोशिश करते हैं. सबसे पहले people can be seen marching in a long queue, one behind the other. Is it clear? कि आप एक लंबी कतार में लोगों को जो है एक के पीछे एक जाते हुए देख पा रहे हैं. अब इनको हम पीपल नहीं कहेंगे क्योंकि इनके हाथ में डिफरेंट फ्लैग्स भी हैं. डिफरेंट फ्लैग्स सिंबलाइज कि ये एक रीजन के बाद दूसरा रीजन आ रहा है. ये एक रीजन है, ये दूसरा रीजन है, ये तीसरा रीजन है, ये चौथा रीजन है. तो एक रीजन के बाद दूसरा रीजन जो है वो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के आगे निकलना चाहते हैं. स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का क्या मतलब है? लिबर्टी मीन्स फ्रीडम. दैट मीन्स कि ये सिंपली नहीं चल रहे हैं. जो कंट्री, जो रीजन, नॉट कंट्री, नॉट टू यूज द वर्ड कंट्री राइट नाउ क्योंकि यहाँ पे कंट्री नहीं है, यहाँ पे रीजन्स हैं. ओके? तो जो रीजन अभी स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के पीछे है वो अभी लिबरेट नहीं हुए हैं, लेकिन वो लिबरेशन की तरफ मूव कर रहे हैं. एंड द रीजन्स हु हैव पास्ड द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी वो कंट्रीज बन चुकी हैं, जैसे आपका स्विट्जरलैंड. इज इट क्लियर? तो जो कंट्रीज जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के निकल चुकी हैं उस तरफ,
वो लिबरेट हो गई हैं और बाकी की अपने आप को लिबरेट करने के लिए स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की तरफ मूव कर रहे हैं। आप कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हो कि ये रीजन है? क्योंकि इनके हाथों में फ्लैग्स दिए हुए हैं, और फ्लैग्स क्या होता है? फ्लैग सिंबलाइज करता है वन रीजन, डिफरेंशिएट करता है वन रीजन फ्रॉम अनदर रीजन। तो एक रीजन को अलग करता है दूसरा फ्लैग, दूसरे रीजन का कोई और फ्लैग होगा। तो क्योंकि इनके हाथों में हम फ्लैग्स देख पा रहे हैं, तो हम समझ रहे हैं कि ये एक ही एरिया के लोग नहीं है, ये अलग अलग रीजन्स के लोग हैं। इज इट क्लियर? वन इज दे आर मार्चिंग इन द क्यू towards Statue of Liberty. Second, they are holding the flags, the Royal Standard Flag. रॉयल स्टैंडर्ड फ्लैग मतलब कि राजा का फ्लैग जो है इनके हाथ में है, क्योंकि अब तक इनका कंट्री का फ्लैग बना ही नहीं है, क्योंकि जब कंट्री नहीं बनी तो कंट्री का फ्लैग कहाँ से बनेगा। तो यहाँ पर इस वक्त ये सिर्फ एक राजा की प्रजा है जो अपने राजा के खिलाफ जो है वो मार्च कर रहे हैं स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के पास, क्योंकि वो अपने आप को उस राजा के डिस्पोटिक रूल से आजाद करवाना चाहते हैं। इज इट क्लियर? देन यू कैन सी इन द फोरग्राउंड, पीछे आपको बैकग्राउंड में जो है मोनार्कियल रूल से एसोसिएटेड वी कैन सी सम रेमिनेंट्स, कुछ गिरी हुई टूटी हुई चीजें जो हैं वो पीछे पड़ी हुई है, जैसे कि यहाँ पे वी कैन सी द क्राउन, वी कैन सी द क्राउन ओवर हियर। क्लियर? तो क्राउन का गिरना मतलब राजा का गिरना, और राजा का गिरना मतलब उसके पूरे राज्य का खत्म होना सिंबलाइज करता है। तो ये उनके क्राउन्स गिरे हुए हैं जो आगे निकल चुके हैं। इज इट क्लियर? जो मतलब निकल चुके हैं, जो लिबरेट हो गई है कंट्रीज जहां पे मोनार्कियल रूल खत्म हो गया है, ये उनके शैटर्स जो हैं, रिमेन्स जो हैं, आप नीचे देख पाते हो, विच इज सिंबलाइजिंग द फॉल ऑफ मोनार्कियल गवर्नमेंट। इज इट क्लियर? ये आपके 3 पॉइंट्स हो गए हैं। फोर्थ पॉइंट आप देखोगे दैट angels and God can be seen gazing upon from the sky, and they are blessing the people and blessing the change that has occurred in the society। जो change occur किया है सोसाइटी में, उसके ऊपर इन गॉड्स की और एंजल्स की ब्लेसिंग्स है, जो सिंबलाइज करता है कि इवन गॉड इज हैप्पी विद दिस न्यू चेंज दैट इज अकरिंग इन द सोसाइटी। क्लियर? फोर्थ पॉइंट में आएगा आपका कि फ्रेटर्निटी का मैसेज जो है यहाँ पे स्प्रेड किया जा रहा है। फ्रेटर्निटी मीन्स ब्रदरहुड, के एक दूसरे के साथ भाईचारे से रहो। जिस तरीके का डिस्पोटिक रूल अब तक चला है, अब वैसे रूल की जरूरत नहीं है। एंड फिफ्थ, रादर दिस शुड बी योर फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट आपका आएगा स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कैन बी सीन। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो है वो आजादी को दर्शाता है। लिबर्टी मीन्स फ्रीडम। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के एक हाथ में टॉर्च है। टॉर्च का मतलब है एनलाइटमेंट, मूविंग फ्रॉम डार्कनेस टुवर्ड द लाइट। अंधेरे से उजाले की ओर हम जा रहे हैं, इस टॉर्च का ये सिंबलाइजेशन है। और इनके जो दूसरे हाथ में है उसमें कुछ चार्टर राइट्स दिए हुए हैं ऑफ मेन। अभी हम इस डिटेल में नहीं जाएंगे कि ये राइट्स विमेन के क्यों नहीं है, ये राइट मेन के क्यों नहीं है, क्यों मेन के क्यों है, ये अभी बाद में टॉपिक में आएगा। तो कुछ बेसिक राइट्स जो हैं वो आपको चार्टर राइट में स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के हाथ में नजर आ रहे हैं। इज इट क्लियर? 5 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये 5 पॉइंट्स आपने इस पिक्चर की नरेशन में देने हैं, एंड इट इज क्लियरली गिवन हियर ऑल्सो। यू कैन सी इट फ्रॉम हियर that the first print of series show the people of Europe and America, men and women of all ages and social classes, marching in a long train and offering homage to Statue of Liberty as they pass by. They are paying their homage, अपना tribute जो है वो अपनी जो homage है, that means श्रद्धांजलि जो है वो उनको Statue of Liberty को दे रहे हैं। As you would recall, artists of the time of French Revolution personified liberty as a female figure. Here you can recognize the torch of enlightenment she bears in one hand and the charter of rights of man in the other hand. Clear? एक हाथ में टॉर्च है और एक हाथ में चार्टर राइट्स ऑफ मैन, क्योंकि रॉबस्पियर गवर्नमेंट ने कुछ राइट्स जो दिए थे वो राइट्स सिर्फ मैन को ही दिए थे। इज इट क्लियर? तो इनको हम चार्टर राइट्स ऑफ मैन कहा जाता है।
On the earth, in the foreground of the images, lie the shattered remains of the symbols of absolutist institution. अब यहाँ पे एक नई टर्म हमने समझी है, एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन. एब्सोल्यूटिस्ट क्या होता है? नीचे क्या पड़ा हुआ है? नीचे क्राउन है जो मोनार्कियल रूल के फॉल को सिंबलाइज करता है. और फॉल किसका एम्पायर करेगा? गिरेगा किसका एम्पायर? जो ठीक नहीं काम कर रहा है. तो इनकी क्या अप्रोच थी? इनकी थी एब्सोल्यूटिस्ट अप्रोच. एब्सोल्यूटिस्ट मतलब कि जो मेरे मन को भाएगा मैं सिर्फ वही करूंगा, मुझे और कुछ नहीं करना, ना मुझे किसी से कुछ सुनना है, ना मुझे किसी से कोई कंसर्न करना है. तो whatever I feel is correct, that is what I am going to do. So despotism, right? Absolutist means dictatorship, despotism, autocracy. किसी का ना मानना, ना किसी को पूछना कि ये ठीक है या नहीं है. क्लियर? In Soryu's utopian vision, the people of the world are grouped as distinct nations identified through their flags and the national costume. अपने nations नहीं आना चाहिए यहाँ पे. It should be no, but it is क्योंकि यूटोपियन विजन है, उस वक्त सोरियो ये इमेजिन कर रहा था कि अब ये नेशन बन चुके हैं, इसलिए यहाँ पे नेशन इनको कहा गया है. तो इनको जो है इनके कॉस्ट्यूम से, इनके फ्लैग से जो है हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि ये किस तरीके से एक के बाद एक कंट्री मार्च करती हुई जा रही है अपने आप को लिबरेट कराने के लिए. लीडिंग द प्रोसेशन way past the Statue of Liberty are United States and Switzerland, which by this time were already nation state. और जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से आगे दो कंट्रीज निकल चुकी हैं वो है यूएसए और स्विट्जरलैंड, क्योंकि जब फेडरिक सोरियो ने ये प्रिंट बनाया था तब तक ये दो कंट्रीज ऑलरेडी अपने आप को एस्टैब्लिश कर चुकी थी, लिबरेट कर चुकी थी. France, identifiable by the revolutionary tricolor, has just reached the statue. She is followed by the people of Germany bearing the black, रेड एंड गोल्ड फ्लैग. तो फ्रांस जो है वो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के पास पहुंचा ही है. दैट मीन्स फ्रांस ने अपने आप को अभी अभी लिबरेट किया है और पीछे आ रहा था जर्मनी. और आपको याद होगा कि जब फ्रांसीसी पीपल व्हेन दे स्टार्टेड गोइंग फॉर वॉर एंड ऑल, उन्होंने अपना एक ट्राई कलर फ्लैग जो है उस वक्त बनाया था. मर्साइलीज अपना नेशनल एंथम था वो कंपोज किया था. तो ये वही ट्राई कलर फ्लैग की बात यहाँ पर की जा रही है कि फ्रांस वही ट्राई कलर फ्लैग जो है होल्ड करता हुआ स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के पास अभी पहुंचा ही है. Is it clear? This is your first topic and first question, 5 marks point of view. Narrate the utopian vision of Frederick Sorio. Clear? नेक्स्ट आप देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन स्टेट वर्सेस मॉडर्न स्टेट. ये मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ इंट्रोडक्शन में भी कि कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडर्न स्टेट तो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर ही रहा था. जब मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ने सारा सिस्टम सेंट्रलाइज्ड फॉर्म में रखा हुआ था, सारे पावर्स अपने अंडर रखे हुए थे, एक ही जगह पे एक ही हाथ में सारे पावर्स थे, तो वो मॉडर्न स्टेट का ही कॉन्सेप्ट था, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर. इज इट क्लियर? अब चाहे वहां पे कंप्लीट मोनार्की थी, चाहे वहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की थी, लेकिन पावर्स तो मोनार्क के हाथ में ही थे. तो ये मॉडर्न स्टेट का कॉन्सेप्ट था जिसको अब रिप्लेस किया जा रहा था नेशन स्टेट के कॉन्सेप्ट से. नेशन स्टेट के कॉन्सेप्ट से. और नेशन स्टेट का क्या मतलब होता है? नेशन स्टेट का मतलब है एक ऐसा एरिया, एक ऐसी बाउंड्री जिसके अंदर आप सेफली सिक्योरली रह सकते हो. यू फील अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस. आपको एक उस जगह से, उस बाउंड्री से एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस आती है, क्योंकि आपको ये लग रहा है कि ये कंट्री, रीजन, एरिया हमारा है, हमने इसके लिए स्ट्रगल किया है, हमारा कॉमन कल्चर, हमारा कॉमन ट्रेडिशन, हमारे कॉमन लैंग्वेज जो है वो हमें एक दूसरे से बाउंड करती है इस एरिया में रहते हुए. तो ये था आपका नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट जो अब फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद इमर्ज होना शुरू हो गया. Is it clear? So this is the difference between national state and the modern state. During the 19th century, nationalism emerged as a force which brought about sweeping changes in the political and mental world of Europe. The end result of these changes was emergence of nation state in place of
मल्टीनेशनल डायनेस्टिक रूल, एम्पायर रूल। मल्टीनेशनल डायनेस्टिक मतलब कि एक के बाद एक। आपने देखा ना हिंदुस्तान में भी कभी खिलजीज होते थे, कभी तुगलक्स होते थे, और कभी स्लेव डायनेस्टी चलती रही, उसके बाद मुगल्स आए हैं, फिर उसके बाद ब्रिटिशर्स आए हैं। क्लियर? तो एक के बाद एक जो है डायनेस्टीज चेंज होती गई, उनके रूल के अंडर वो कंट्रीज बनती गई। Then the concept and practices of modern state in which a centralized power, modern state में centralized थे power, exercise sovereign control over clearly defined territories had been developed over a long period of time in Europe. But the nation state was the one in which majority of its citizens and not only its rulers came to develop a sense of common identity and shared history of descent। कि किस तरीके से हमने अपनी कंट्री अपने लिए खुद क्रिएट की है, स्ट्रगल करके एक कॉमन एनिमी के अगेंस्ट, एंड नाउ वी आर बाउंडेड बाय कॉमन कल्चर, ट्रेडिशन एंड दैट हिस्ट्री ऑफ स्ट्रगल जो हमें बाउंड करती है और हमें एक आइडेंटिटी देती है, दैट इज द आइडेंटिटी ऑफ अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। तो सब्जेक्ट्स से जो है, मॉडर्न स्टेट में सब्जेक्ट्स बने हुए थे लोग, और नेशन स्टेट में उन लोगों को सिटीजन्स का दर्जा मिल गया। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन मॉडर्न एंड नेशन स्टेट। इज इट क्लियर? All right, then the French Revolution and the idea of nation। अभी हमने यूटोपियन विजन को देखा, उसके बाद हमने मॉडर्न और नेशन स्टेट के कॉन्सेप्ट को समझा। तो नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से। क्लियर? उसके लिए हमें थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। फ्रेंच रेवोल्यूशन आपका जो 9th क्लास का चैप्टर है उस पर हम देखेंगे, उस पर हम जाएंगे। तो आपको थोड़ा सा देखिए मेन रीजन क्या था, हम उसको समझने की कोशिश करते हैं कि मेन रीजन क्या था फ्रेंच रेवोल्यूशन अकर करने का। जो सोसाइटी है वो आपके 3 पार्ट्स में डिवाइडेड थी। एक था फर्स्ट स्टेट, दूसरा था आपका सेकेंड स्टेट, और तीसरा था आपका थर्ड स्टेट। यहां से भी आपको 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, डिफरेंट आइडियाज विच फ्रेंच रेवोल्यूशन प्रोवाइडेड टू क्रिएट द नेशन स्टेट्स, राइट? तो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड स्टेट में जो है वो लोग बटे हुए थे। फर्स्ट स्टेट में आपके क्लर्जीज आते थे जो कि चर्च प्रैक्टिसेस से जुड़े हुए लोग थे, फादर थे, या और किसी तरीके की रिलीजियस प्रैक्टिसेस से जुड़े हुए लोग थे, वो क्लर्जीज थे। सेकेंड स्टेट आती है आपकी रॉयल्टी, नोबिलिटी, जिसमें कि आपके किंग्स हैं। किंग्स का क्या काम होता है? प्रीस्ट का काम होता है आपके धर्म कर्म का काम करना, और जो सेकेंड स्टेट के लोग हैं दैट इज द रॉयल्टी, द किंग्स, उनका काम है, वो वॉरियर क्लास को बिलोंग करते हैं, उनका काम है अपने एरिया को प्रोटेक्ट करना, अपने एरिया के लिए लड़ना। क्लियर? और जो आपकी थर्ड स्टेट थी वो जनता, जनता, लेकिन उसमें जो जनता थी वो मेनली 90% लोग जो है वो गरीब किसान थे, पिजेंट्री, पुअर पीपल। क्लियर? तो ये फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट, इनका कारण क्या बना थर्ड स्टेट का इनके अगेंस्ट जाने का? क्योंकि सारी प्रिविलेजेस जो हैं, चाहे पॉलिटिकल प्रिविलेज थी, चाहे इकोनॉमिक प्रिविलेज थी, चाहे सोशल प्रिविलेज थी, सारी प्रिविलेजेस ये फर्स्ट और सेकेंड स्टेट वाले ही इंजॉय कर रहे थे। जबकि थर्ड स्टेट जो कि 90% पॉपुलेशन थी लेकिन पुअर पॉपुलेशन थी, इकोनॉमिक बर्डन जो है वो थर्ड स्टेट के ऊपर था। मजे करते थे फर्स्ट और सेकेंड स्टेट वाले सारे प्रिविलेजेस लेकर, और टैक्सेस जो देने पड़ते थे वो देने पड़ते थे थर्ड स्टेट वाले लोगों को। तो जाहिर सी बात है रिवोल्ट तो अकर करना ही था। इज इट क्लियर? देन उसके बाद में अब आप देखिए कि जब फ्रेंच रेवोल्यूशन अकर किया, बहुत सारे ऐसे आइडियाज जो हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन से जनरेट हुए, जो आगे तक भी सारी कंट्रीज के लिए एक लेगेसी के फॉर्म में चलते चले गए। क्लियर? तो हमें इस पैराग्राफ में उन आइडियाज को ही देखना है कि ऐसा क्या आइडियाज फ्रेंच रेवोल्यूशन से हमें मिला है। ये देखिए, द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ द नेशनलिज्म केम विद द फ्रेंच रेवोल्यूशन इन 1789 के जो नेशनलिज्म का की जो शुरुआत रही वो आपके फ्रेंच रेवोल्यूशन के साथ जो है नेशनलिज्म की शुरुआत हुई है। France, as you would remember, was full-fledged territorial state in 1789 under the rule of an absolute monarch,
किंग लुइस, राइट। एब्सोल्यूट मोनार्क मतलब अ डिस्पोटिक किंग, जो किसी की नहीं सुनता. The political and constitutional changes that came in the wake of French Revolution led to transform the sovereignty from the monarchy to the body of French citizens. तो आप जानते हो इसके बारे में कि स्टॉर्मिंग ऑफ द बेस्टाइल हुआ, और उसके बाद जैकोबियन क्लब्स ने जो है रॉबस्पियर गवर्नमेंट के अंडर गवर्नमेंट फ्रेम की, नेशनल असेंबली बनाई गई, तो बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन्स को जो है गवर्नमेंट पास ऑन करती गई. Clear? Then the revolution proclaimed that it was the people who would henceforth constitute the nation and shape its destiny. Robespierre government, executives, नेपोलियन एक्सेट्रा. क्लियर? ये एक के बाद एक जो है, पहले नेशनल असेंबली बनी, उसको डिसॉल्व करना पड़ा, फिर जैकोबियन क्लब्स ने इकट्ठे होकर रॉबस्पियर की लीडरशिप में गवर्नमेंट फ्रेम करी. उनके बीच में भी रॉबस्पियर बिकेम मोर of dictator like and too strict in his policies. टेरर ऑफ रिजीन का पीरियड आया, रिजीन ऑफ टेरर सॉरी, और उसके बाद जो है 5 एग्जीक्यूटिव्स की एक और बॉडी तैयार की गई, लेकिन वो भी आपस में लड़ते रहे, तो नेपोलियन अल्टीमेटली ही रोज टू द पावर. लेकिन कहीं ना कहीं फ्रांस में जो ये सब कुछ हुआ, ये नेशनलिज्म की भावना को क्रिएट करने की का फर्स्ट स्पार्क था. इज इट क्लियर? वो पहली चिंगारी जो है वो फ्रांस से शुरू हुई थी. द न्यू आइडियाज टू क्रिएट सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस. 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपका यहां से आता है. व्हाट वर द आइडियाज विच वर क्रिएटेड, और आइडियाज विच वर गिवन बाय फ्रेंच रेवोल्यूशन टू जनरेट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस. तो किस तरीके से सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस आ रही है? Number 1, ideas of La Petre. Ideas of La Petre means the fatherland. जैसे हमारी यहाँ पे मदरलैंड होती है, हम मातृभूमि कहते हैं, वो फादरलैंड कहते हैं. तो आइडिया ला पेत्रे बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि आपको किसी ना किसी चीज के साथ अपने आप को एसोसिएट करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी जो कंट्री है वो कोई इंसान तो है नहीं है कि आप कि हम इस इंसान के लिए लड़ रहे हैं, हम इस इंसान की फिलॉसफी को फॉलो कर रहे हैं. इसीलिए आप देखो पर्सोनिफिकेशन और आपका जो ये एलिगरी जो सिस्टम आए, आगे चल के हम चैप्टर में पढ़ेंगे, पहले भी आपने पढ़ा है फ्रेंच रेवोल्यूशन में, ये क्यों इतने इंपॉर्टेंट थे. एक फिगर देना, एक एक पर्सोनिफिकेशन देना क्यों इतना इंपॉर्टेंट था? क्योंकि जब भी आप देखो, आप जब भी इंडिया की बात करते हो तो आपके माइंड में एक फिगर आती है ना, एक वन लेडी हु इज स्टैंडिंग विद द फ्लैग इन फ्रंट ऑफ द मैप ऑफ इंडिया. तो हम एसोसिएट करते हैं कि ये भारत माता है, जबकि भारत माता की कोई शक्ल नहीं होती है. क्लियर? तो ऐसे ही इनके पास कॉन्सेप्ट था फादरलैंड का. ये एसोसिएट करते थे अपने फादर की भूमि जिसके लिए वो लड़ रहे हैं, राइट. एंड देन next is a new French flag, tricolor, was to be chosen to replace the फॉर्मल रॉयल स्टैंडर्ड फ्लैग. ये रॉयल स्टैंडर्ड फ्लैग जो है ये किंग का फ्लैग है, ये उसके राज्य को दर्शाता था. तो इस रॉयल स्टैंडर्ड फ्लैग को रिप्लेस कर दिया गया ट्राई कलर फ्लैग, और ये ट्राई कलर फ्लैग जो है ये फ्रांस एज अ कंट्री को सिंबलाइज करता था. क्लियर? तो अब लोगों को ये पता था कि हम ट्राई कलर फ्लैग के लिए लड़ रहे हैं, हम रॉयल स्टैंडर्ड फ्लैग के लिए नहीं लड़ रहे हैं. क्लियर? और ये जो छोटे छोटे सिंबल्स होते हैं, जैसे आपका नेशनल फ्लैग है, या आपका नेशनल एंथम होता है, या ओथ्स बनाई जाती है, या एक सिंपल सा एक स्लोगन है वंदे मातरम, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं. ये चीजें इंस्पायर करती है लोगों को अपने देश के लिए मर जाने के लिए और मिट जाने के लिए. इसलिए ये चीजों को इतनी इंपॉर्टेंस जो है दी गई है इस चैप्टर में भी, और नेशनलिज्म इन यूरोप में भी, और आपके नेशनलिज्म इन इंडिया में भी. क्लियर? देन a state general was elected by the body of active citizens and renamed नेशनल असेंबली. अगर आपको याद हो, जब रिप्रेजेंटेशन बुलाई गई थी, जब किंग लुइस कुछ नए टैक्सेस जो हैं वो लगाना चाहता था, उसके बाद नेशनल असेंबली जो है वो फॉर्म की गई, और पावर्स जो हैं वो कहीं ना कहीं मोनार्क से नेशनल असेंबली को शिफ्ट कर दिए गए. देन न्यू हिम्स वर कंपोज्ड, oaths were taken and martyrs were commemorated, all in the name of the nation. नए हिम्स बनाए गए. हिम्स क्या होते हैं? द पेट्रियोटिक सॉन्ग्स काइंड ऑफ अ थिंग, राइट. एंड देन उसके बाद ओथ ली गई कि
हम अपने देश के लिए ये करेंगे, मरेंगे, मिटेंगे। और उसके बाद मार्टियाज जो शहीद थे, मार्टियाज मीन्स शहीद, कमेमोरेटेड मीन्स शहीदों को जो है याद किया गया। क्लियर? हिम्स क्रिएट किए गए, ओट्स बनाई गई, मार्टियाज व कमेमोरेटेड, ऑल इन द नेम ऑफ द नेशन। उसके बाद सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वाज पुट इन प्लेस and it formulated uniform laws for all the citizens within its territories, कि एक ही रूल जो है पूरी टेरिटरी के लिए चलेगा, कोई अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशन अलग अलग एरियाज के लिए नहीं होंगे। यूनिफॉर्म लॉस का होना बहुत जरूरी होता है ताकि हर आदमी के ऊपर एक ही लॉ जो है वो एप्लीकेबल रहे। Internal custom duties and dues were abolished and the uniform system of weights and measures was adopted. Regional dialect were discouraged and French as it was spoken and written in Paris became the common language of the nation. Regional dialect मतलब आपके जो local वहाँ की languages हैं उनको जो है डिस्करेज किया गया और एक लैंग्वेज, फ्रेंच लैंग्वेज को प्रमोट किया गया ताकि लोग जो है अपने आप को फ्रेंच लैंग्वेज के साथ एसोसिएट करके अपने आप को फ्रांस के सिटीजन्स के तौर पे आइडेंटिफाई कर सके और उन्हें ये समझ में आए कि हम एक ही देश के लिए लड़ रहे हैं। यहाँ पे जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है बीच में, इंटरनल कस्टम ड्यूटीज एंड ड्यूज वर अबॉलिश्ड, इसको समझना जरूरी है। यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स वर अडॉप्टेड। क्लियर? यूनिफॉर्म सिस्टम्स ऑफ वेट्स एंड मेजर का क्या मतलब होता है? दैट मीन्स आपने मेजरिंग स्केल्स देखे हैं ना, शॉपकीपर्स के पास होते हैं लोहे के, जिनको हम बट्टे कहते हैं, राइट? तो वो जो मेजरिंग स्केल्स थे उनका यूनिफॉर्म होना बहुत जरूरी है। दैट मीन्स 1 kg एवरीवेयर मीन्स 1 kg ओनली। ऐसा नहीं है कि आपका 1 किलो में यहाँ पर कुछ ज्यादा सामान आ रहा है और दूसरी जगह पे 1 किलो में आपका उससे कम सामान आ रहा है, तो उससे आपके जो ट्रेडिंग एक्टिविटीज है उनको करने में आसानी नहीं होती, मुश्किल हो जाती है, राइट? अभी आप जॉल्वेरियन के बारे में पढ़ेंगे तो ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो जाएगा। तो यूनिफॉर्म इंटरनल कस्टम ड्यूटीज को जो है अबॉलिश कर दिया गया। इंटरनल कस्टम ड्यूटीज का क्या मतलब है कि इफ आई एम ब्रिंगिंग समथिंग फ्रॉम फॉरेन कंट्री तो मुझे पहले दिल्ली एयरपोर्ट पे आके कस्टम ड्यूटी पे करनी है, फिर जब मैं अपनी स्टेट हरियाणा में एंटर करूंगी फिर मुझे वहां पे कस्टम ड्यूटी पे करनी है। हो सकता है जब मैं अपनी कैथल डिस्ट्रिक्ट में एंटर करूं तो मुझे कैथल में आके कस्टम ड्यूटी पे करनी है। तो जैसे जैसे आप जिस जिस एरिया से, जुरिडिक्शन से मूव करते जा रहे हो आपको वहां अलग अलग कस्टम ड्यूटी पे करनी पड़ती थी, लेकिन उन सारे सिस्टम्स को खत्म कर दिया गया और सिर्फ एक कस्टम ड्यूटी रखी गई, वो है कि अगर आप किसी बाहर के देश से आ रहे हो, जैसे हम आते हैं, हम बाहर से कुछ लेकर आते हैं तो वी हैव टू पे ओनली 1 कस्टम ड्यूटी एंड दैट इज एट द इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑफ दिल्ली जब हम एंटर कर रहे हैं। क्लियर? हमें अलग अलग कस्टम ड्यूटीज नहीं पे करनी है। तो इससे क्या हुआ है, यूनिफॉर्म मेजर्स, वेट्स एंड मेजर्स होने से, कस्टम ड्यूटीज अबॉलिश होने से, इंटरनल कस्टम ड्यूटीज अबॉलिश होने से, इससे आपका ट्रेड जो है वो रेगुलेट हो पाया और ट्रेड जो है आपका वो एक एरिया से निकल के वो बाहर भी जा पाए, क्योंकि पहले मल्टीपल कस्टम ड्यूटीज हुआ करती थी तो मतलब जितना कमाना नहीं उससे ज्यादा आपको कस्टम ड्यूटीज पे देना पड़ता था, इसलिए लोग बाहर ट्रेडिंग करने जाते ही नहीं थे। और यूनिफॉर्म सिस्टम्स नहीं थे वेट्स एंड मेजर्स के, तो कहीं पर आप 1 किलो में आपको कम सामान आ रहा है, 1 किलो में कहीं पे ज्यादा सामान आ रहा है, तो ट्रेडिंग जो है वो पॉसिबल नहीं थी ऐसी कंडीशंस में, इसलिए यूनिफॉर्म सिस्टम्स बनाने पड़े। इज इट क्लियर? तो ये सारे जो हैं आपको फ्रांस ने आइडियाज दिया कि किस तरीके से आप एक नेशन जो है यूनिफाइड नेशन क्रिएट कर सकते हो। ला पेत्रे, tricolor flag, then National Assembly was framed, hymns, oath, martyrs commemorated, uniform laws, internal custom duties abolished, uniform weights and measures, and regional dialects to be discouraged and one common language to be promoted. Clear? द रेवोल्यूशनरी, अब इनको यहाँ पे ये लगा, फ्रांस वालों को, फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज को यहाँ पे ये लगा कि हमें यही नहीं रुकना है, हमें सिर्फ फ्रांस को ही नहीं लिबरेट करना,
हमें इसको आइडिया को फर्दर भी लेकर जाना है. द रेवोल्यूशनरी फर्दर सेड दैट we will not stop here and would take the idea outside France. When the news of the events in France reached different cities of Europe, students and other members of educated middle class began setting up Jacobean Club. Their activities and campaigns prepared by the way for the French armies which moved into Holland, Netherlands, Belgium, Switzerland and much of Italy in 1790s. With the outbreak of Revolutionary War, French armies began to carry the idea of nationalism abroad. तो यहाँ तक फ्रेंच आर्मी जो है यहीं पे नहीं रुकी. नेपोलियन के अंडर फ्रेंच आर्मी को ये लगा कि हमें सिर्फ फ्रांस को ही नहीं पूरे वर्ल्ड को लिबरेट करना है, इसलिए फ्रांस से बाहर यूरोप की दूसरी कंट्रीज में भी इनको जो है वेलकम किया गया. और जिस तरीके से फ्रांस में जैकोबियन क्लब्स एक्टिव बनने लगे, उसी तरीके से सेम पैटर्न पे फ्रांस के बाहर अलग अलग कंट्रीज में भी जैकोबियन क्लब्स की फॉर्मेशन होने लगी. एंड सिमिलर एक्टिविटीज वर टेकन अप, पैम्पलेट्स, लिटरेचर, डिफरेंट उनकी ड्रेसेस जो है, उस तरीके से यंग पीपल ऑफ यूरोप उन्होंने अपने आप को यूनाइट किया जैकोबियन क्लब्स की फॉर्म में. आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया है. यूटोपियन विजन ऑफ फेडरिक सोरियू. देन उसके बाद हमने नेशन और मॉडर्न स्टेट का कॉन्सेप्ट समझा. उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से फ्रेंच सोसाइटी से इंस्पिरेशन ली गई, किस फॉर्म में फ्रेंच सोसाइटी से इंस्पिरेशन ली गई यूरोप में नेशनलिज्म लेकर आने के लिए. इज इट क्लियर? यहां तक सबको क्लियर है? नेक्स्ट यू कैन सी नेशनलिज्म किस वजह से आया. You can clearly see the खिचड़ी over here which can be seen. आप देखिए कितना यहाँ पे मतलब खिचड़ी पकी हुई है. Region to region, intricately knitted together regions, एक के अंदर दूसरा, एक के अंदर दूसरा. Clear? और अब यहाँ पे now you can clearly say कि किस तरीके से एक clear cut demarcation जो है हर कंट्री की वो नजर आ रही है. तो ये आपका मेन कारण था रेवोल्यूशन अकर करने का. दिस खिचड़ी ओवर हियर, कुछ पता ही नहीं था कि किसकी कंट्री कहाँ तक है, कहीं पे भी एनेक्सेशन, कहीं पे भी वॉर, और आप उसको एनक्रोच करके एरिया को अपने अंडर लेके आप वहां के राजा बन जाते थे. क्लियर? एंड देन लेटर ऑन आफ्टर नेशनलिज्म दिस वाज द सिनेरियो. क्लियर कट डिमार्केशन, आपकी एक पॉलिटिकल बाउंड्री है, वहां के लोग हैं, उन लोगों में कोई सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस है, चाहे वो कल्चर से रिलेटेड, चाहे वो लैंग्वेज से रिलेटेड, चाहे वो ट्रेडिशन से रिलेटेड, और नहीं कुछ तो एक कॉमन स्ट्रगल की उनकी हिस्ट्री है जो उन्हें बांधती है एक दूसरे से, और वो आइडेंटिफाई हुई एज अ कंट्रीज. इज इट क्लियर? ओके, अब हम फर्दर मूव करेंगे. नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है, अब हम मूव कर रहे हैं जब फ्रांस से निकल के नेपोलियन यूरोप में एंटर कर चुका है, तो नेपोलियन ने वहां पर क्या क्या चेंजेस लाए. अब देखिए, जब नेपोलियन रोज टू द पावर इन फ्रांस, राइट, फ्रेंच सोसाइटी में वो इट वाज बैक टू मोनार्कियल रूल, वापस मोनार्कियल रूल पे गए, लेकिन हर मोनार्कियल रूल नेगेटिव नहीं होता. क्लियर? आप देखिए इंडिया के इंस्टेंसेस में आप देखिए कितने ऐसे राजा हैं जिनके अंदर प्रजा बहुत खुश थी. तो नेपोलियन ने भी जब दोबारा से वहां पे मोनार्कियल रूल एस्टैब्लिश किया, तो नेपोलियन ने बहुत से ऐसे चेंजेस लेकर आया जिससे कि वहां का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था वो बहुत खुश था. Many economic and political changes were introduced. So नेपोलियन का आना इस बार फ्रेंच लोगों को गलत नहीं लग रहा था. क्लियर? तो जब यूरोप में नेपोलियन आया, what were the changes he introduced there? इनको कहा जाता है सिविल कोड ऑफ 1804 और नेपोलियनिक कोड. क्लियर? क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, पहले तो यही क्वेश्चन एक नंबर का बनता है कि व्हाट इज अनदर नेम ऑफ सिविल कोड. तो इसको नेपोलियनिक कोड भी बोलते हैं, या फिर व्हाट इज अनदर नेम ऑफ नेपोलियनिक कोड, तो सिविल कोड 1804. कौन सी ईयर में इंट्रोड्यूस हुआ? 1804. सेकंड क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क पॉइंट ऑफ व्यू, राइट. इसके बाद आपको ये समझना है
कि कुछ चेंजेस थे जो नेपोलियन फ्रांस में लेकर आया था, वो था आपका सिविल कोड। उसको आपको 3 मार्क्स में लिखना है। अगर सिविल कोड पूछा गया है तो सिर्फ 3 पॉइंट्स ही आएंगे, आपने मार्क्स देखने हैं कितने मार्क्स में है। क्लियर? उसके अलावा कुछ चेंजेस थे जो वो फ्रांस से बाहर उसने इंट्रोड्यूस किए, वो आप पूरा नेपोलियनिक चेंजेस में जो है वो अगर 5 मार्क्स में पूछा गया है तो वो सारे आपने उसमें लिखने हैं, विद इन फ्रांस एंड आउटसाइड फ्रांस। क्लियर? ओके। Through a return to monarchy, Napoleon had no doubt destroyed democracy in France, but in an administrative field, he had incorporated revolutionary principle in order to make the whole system more rational and efficient. कि no doubt monarchical rule establish करके democracy तो खत्म कर दी, लेकिन जो changes introduce किए, that was worth it. Clear? The Civil Code of 1804, usually known as Napoleonic Code, इसे Napoleonic Code या फिर सिविल कोड 1804 कहा जाता है। इसके अंदर मेनली 3 चेंजेस आते हैं। नंबर 1, डिड अवे विद ऑल द प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ, एस्टैब्लिश्ड इक्वालिटी बिफोर लॉ, सिक्योर्ड राइट टू प्रॉपर्टी। क्लियर? नंबर 1 क्या है? डिड अवे विद ऑल द प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ, कि आप पैदा होने की वजह से आपको जो फायदे मिल रहे हैं वो नहीं मिलेंगे। जरूरी नहीं है कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, अगर उसमें काबिलियत नहीं भी है वो तो भी राजा बनेगा, ऐसा नहीं है। मतलब आपके पैदा होने की वजह से आपको जो प्रिविलेजेस मिल रही है वो आपको नहीं दी जाएगी। अगर आप उन प्रिविलेजेस के, अगर आप उस ड्यूटी के काबिल हो तभी आपको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी। क्लियर? Second is equality before law. Equality before law means everybody is equal before law. There is no बड़ा and no छोटा and no अमीर and no गरीब. So सब जो हैं लॉ के आगे बराबर हैं। जिसने गलत किया है उसको सजा मिलनी ही मिलनी है। एंड सिक्योर्ड राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी आपको अगर याद हो, फ्रेंच सोसाइटी में क्या हुआ था? प्रॉपर्टीड पीपल, नॉन प्रॉपर्टीड पीपल। वोट कौन देगा? सिर्फ प्रॉपर्टीड पीपल, जिनके पास प्रॉपर्टीज है। क्लियर? तो क्योंकि थर्ड स्टेट के पास तो राइट था ही नहीं अपनी प्रॉपर्टी बनाने का, तो यहाँ राइट टू प्रॉपर्टी का अधिकार दिया कि अगर कोई अपनी मेहनत से अपनी मतलब अपनी कमाई हुई प्रॉपर्टी जो है अपने पास रख सकता है, तो वो राइट टू प्रॉपर्टी के अंदर आया। इज इट क्लियर? ये 3 प्रिविलेजेस है आपकी जो मेन सिविल कोड की बात करती है, नेपोलियनिक कोड की बात करती है। ये चेंजेस फ्रेंच सोसाइटी की रेफरेंस में आए थे, फ्रेंच कंट्री, राइट? उसके बाद द कोड वाज एक्सपोर्टेड टू द रीजन अंडर फ्रेंच कंट्रोल in Dutch Republic, in Switzerland and in Italy and Germany. Napoleon simplified the administrative division. और जब फ्रांस से बाहर निकली है आपकी फ्रेंच आर्मीज, तो ये सिविल कोड फ्रेंच आर्मीज के साथ ही ट्रेवल किया, और इसके अलावा कुछ अलग जगहों पे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स को भी रिफॉर्म किया नेपोलियन ने। वो कौन से सिस्टम थे? क्या नए सिस्टम इंट्रोड्यूस हुए उसमें? abolished the feudal system and freed the peasants from the sufferdom and manorial due. Abolished the feudal system. feudal system क्या होता है? लैंडलॉर्ड्स होते हैं ना बड़े बड़े, जिनके अंडर बहुत सारी जमीन होती है और वो गरीब किसानों से उस पर काम करवाते हैं और फिर सारी फसल जो है वो अपने पास रख लेते हैं और गरीब किसान को उसमें से बहुत थोड़ा सा हिस्सा मिलता है। क्या जैसे हमारे इंडिया में जमींदार हुआ करते थे, जमींदारी सिस्टम, तो ये सारे जमींदार सिस्टम और फ्यूडल लॉर्ड्स को जो है abolish कर दिया गया। and then freed peasants from the sufferdom and manorial due. peasants means गरीब किसानों को उनकी सफरिंग से, उनकी जो स्ट्रगल थी उससे आजादी दिलाई, और सारे के सारे मेनोरियल ड्यूज मींस सारे के सारे जो बही खाते थे वो जला दिए गए। बही खाते होते ना जिसमें हिसाब लिखा होता है कि कितना देना है, कितना लेना है, फार्मर ने कितना दे दिया, और रेट ऑफ इंटरेस्ट तो कभी इनका खत्म होता ही नहीं था। तो फार्मर वॉज टू बी बॉर्न इन डेप्ट एंड टू डाई इन डेप्ट। उधार में पैदा होता था, उधार में ही मर जाता था। क्लियर? तो ये सफरडम से मेनोरियल ड्यूज वगैरह जो है फार्मर्स के सब खत्म कर दिए। दिस वाज इन केस ऑफ डच रिपब्लिक, स्विट्जरलैंड, इटली, जर्मनी। नेपोलियन ने ये सारे एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस लेकर आए। नेक्स्ट के in the towns too guild restrictions were removed, right? guild restrictions का क्या मतलब होता है? that associations were allowed.
एसोसिएशंस की इंपॉर्टेंस आप समझो। रशियन रेवोल्यूशन आप देखो, वहां पर एक फैक्ट्री में स्ट्राइक हुई और सारी फैक्ट्री के जो वर्कर्स हैं वो लोग स्ट्राइक पे चले गए, राइट। एसोसिएशन का क्या फायदा होता है कि अगर आप एक अकेले किसी बात को बोल रहे हो, उसका कोई वेटेज नहीं रहेगी, उसकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं मानी जाएगी। लेकिन अगर 50 लोग इकट्ठे होके एक ही बात को बोल रहे हैं तो वो सुनी जाएगी। क्लियर। तो एसोसिएशन में जब हम अपने आप को बांधते हैं तो हम एक्सप्लॉइटेशन के अगेंस्ट अपने आप को सिक्योर करते हैं। इंडस्ट्री में इंडस्ट्रियल ओनर है जो, वो हो सकता है लेबर को एक्सप्लॉइट कर रहा हो, लेकिन अगर एसोसिएशंस बनी हुई है तो वो एक लेबर अपनी एक्सप्लॉइटेशन के अगेंस्ट अगर आवाज उठाएगा तो बाकी के सारे उसका साथ देंगे। वो कहेंगे कि अगर एक के साथ एक्सप्लॉइटेशन हुई तो हम सारे काम छोड़ देंगे, क्योंकि एक्सप्लॉइटेशन तो कल किसी और के साथ हो सकती है, फिर किसी और के साथ हो सकती है। क्लियर। तो एसोसिएशन में होना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस का होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसी तरीके से यहाँ पर नेपोलियन ने भी जो है गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस के ऊपर जो गिल्ड्स के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस थी उनको हटा दिया। देन ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम्स वर इम्प्रूव्ड। आप देखोगे कि कोई भी बिजनेस है, कोई भी काम है, ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन सिस्टम के बिना नहीं चल सकता। ब्रिटिशर्स ने, आप देखो इंडिया में क्यों उन्होंने रेलवे स्टेशन, यहाँ पे रेलवेज को एस्टैब्लिश किया? क्या वो इंडियंस को डेवलप करना चाहते थे? नहीं, क्योंकि वो चाहते थे कि उनका जो ट्रेड है वो बढ़े। क्लियर। तो उन्होंने रेलवेज को एस्टैब्लिश किया। ऐसे ही नेपोलियन ने भी ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन सिस्टम्स को जो है एडवांस किया, जिसकी वजह से चाहे आर्टिजन्स थे, चाहे फार्मर्स थे, चाहे बिजनेसमैन थे, चाहे न्यू बिजनेसमैन थे, ट्रेडर्स थे, सब लोग जो हैं इसके अंडर खुश होने लगे और उनको सही मायने में कहीं ना कहीं सोसाइटी जो है बदलती हुई नजर आ रही थी। Peasants, artisans, workers, and new businessmen enjoyed the newfound freedom. Businessmen and small scale producers of goods in particular began to realize that uniform laws, standardized weights and measures, and common national currency would facilitate the movement of exchange of goods and capitals from one region to another. इन लोगों को, जो ट्रेडिंग में थे, जो बिजनेस कर रहे थे, इन लोगों को ये लगने लगा कि क्योंकि कहीं ना कहीं आप देखो, अगर आपके पास मल्टीपल करेंसीज है एक ही कंट्री के अंदर, एक ही रीजन के अंदर, आप कैसे बिजनेस कर पाओगे? कोई किसी करेंसी में पे कर रहा है, उसकी वैल्यू पता नहीं कितनी है, कोई किसी करेंसी में पे कर रहा है। उसी हिसाब से आप देखो कि अगर ट्रेडर्स जो हैं, अगर वो बिजनेस करने के लिए निकले हैं तो जितने का उनका माल बिकता नहीं होगा उतना उनको अलग अलग जगहों पे कस्टम ड्यूटी पे करनी पड़ती होगी और खाली हाथ वो घर आते हैं। तो क्या फायदा है ऐसे ट्रेड का? वेट्स एंड मेजर्स अगर यूनिफॉर्म नहीं है, इफ योर वेट्स एंड मेजर्स आर नॉट यूनिफॉर्म, तो एक जगह पे 1 किलो में कितनी चीज आ रही है और एक जगह पे 1 किलो में इतनी चीज आ रही है, तो ट्रेडिंग जो है वो फैसिलिटेट नहीं हो पाती थी। तो इन एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस की वजह से ये सारे ड्रॉबैक्स जो हैं खत्म हो गए और नेपोलियन के चेंजेस को वेलकम किया गया ऑन लार्ज स्केल। रिएक्शंस ऑफ द पीपल, लोगों की क्या सोच थी इसको लेकर, राइट। तो आप देखेंगे कि कुछ एरियाज जो नेपोलियन ने कॉन्कर किए इनिशियली, वहां पर मिक्स्ड रिएक्शन था लोगों का। लोग खुश भी थे, इनिशियली तो सब लोग खुश ही थे, क्योंकि जो एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस लाए गए, कस्टम यूनियंस अबॉलिश हुआ, यूनिफॉर्म करेंसी, यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड्स ऑफ वेट्स एंड मेजर्स इंट्रोड्यूस हुए, और जो एडमिनिस्ट्रेशन को सिंप्लीफाई कर दिया गया, फर्दर सब डिविजन्स में बांट दिया गया फॉर द एज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये सारे चेंजेस को देखते हुए लोग बड़े खुश थे। क्लियर। एंड हमने पहले ही पढ़ लिया दैट दे वर कंसिडर्ड एज हार्बिंजर्स ऑफ लिबर्टी, के लिबर्टी के जो दूत आगे चलते हैं, जैसे उस तरीके से उनको कंसिडर किया जा रहा था फ्रेंच आर्मी को। लेकिन धीरे 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 जब इनके दूसरे रिफॉर्म्स आने शुरू हुए और तो कहीं ना कहीं, मतलब जब धीरे धीरे दूसरी चीजें भी नेपोलियन ने इंट्रोड्यूस करनी शुरू की,
तब जाके इनको रियलाइज हुआ कि जो हमें दिया जा रहा है उसके बदले में हमें बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना भी पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं इनको समझ में आया कि ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स हैं इससे हमारी पॉलिटिकल फ्रीडम जो है हमसे छीनी जा रही है। तो क्या पॉलिटिकल फ्रीडम किस तरीके से छीनी गई? अब ये देखिए कि नेपोलियन ने बाद में टैक्सेशन को इंक्रीज कर दिया, देन सेंसरशिप लगाई गई, देन फोर्सफुल कॉन्स्क्रिप्शन। नाउ टैक्सेशन इंक्रीज, टैक्सेशन मींस इकोनॉमिक बर्डन जो है लोगों के ऊपर बढ़ गया। क्लियर? सेकेंडली सेकेंड इज सेंसरशिप। सेंसरशिप का होना या ना होना किस टाइम में कैसी सिचुएशन है उसके ऊपर डिपेंड करता है। आप देखो आज भी इंडिया में हमारे पास भी सेंसर बोर्ड ऑफ इंडिया है ना। तो सेंसर बोर्ड का क्या पर्पस होता है? वो ये देखते हैं कि जो कंटेंट पब्लिकली लोगों के पास जा रहा है वो अप्रोप्रिएट होना चाहिए, उसमें कोई वल्गैरिटी नहीं होनी चाहिए, इनडिसेंट लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, गाली गलौज नहीं होना चाहिए। हाँ, ये क्वेश्चन अलग है कि आजकल का सेंसर बोर्ड क्या कर रहा है क्या नहीं, ओके, लेट अस नॉट डिस्कस दैट। लेकिन इस टाइम पे जब नेपोलियन का टाइम था, इस टाइम पे सेंसरशिप के होने का मतलब है कि सिर्फ अखबारों में वही छपेगा जो नेपोलियन चाहता है, वही डिस्कस किया जाएगा बुक्स में जो नेपोलियन चाहता है। तो हो सकता है कि वो सिर्फ उन चीजों को प्रमोट करे जो उसके फेवर में हो। तो यहाँ पर सेंसरशिप जो है इम्पोज कर दी गई। एंड फोर्सफुल कॉन्स्क्रिप्शन का मतलब है कि लोगों को फोर्सफुली धक्के से भर्ती किया जाता था मिलिट्री में कि आपको अपनी कंट्री को सर्व करना ही करना है, चाहे आप चाहते हो चाहे आप नहीं चाहते हो। इतनी एज से इतनी एज के जब आप होते हो तो आपको मिलिट्री में सर्व करना ही पड़ेगा। जैसे हिटलर की पॉलिसी थी ना कि 14 इयर्स के जैसे ही बॉयज हो जाएंगे तो उन्हें अलग अलग ग्रुप्स को जो है ज्वाइन करना पड़ेगा। क्लियर? तो ये सारे जब रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए नेपोलियन ने तो उन्हें ये कहीं ना कहीं लगने लगा कि ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स हैं ये हमारी पॉलिटिकल फ्रीडम को हमसे छीन रहे हैं। और तब इन लोगों को इनकी असली सोच पे जो है शक होने लगा कि नेपोलियन आखिर चाहता क्या है। इज इट क्लियर? आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो दिस इज द एंड ऑफ part 1 of the video, and next we will continue in the second part. Is it clear? Till then, be safe and God bless you all.